एक्सक्लूसिव खबर हम तक पहुंचाने के लिए। और अब दूसरी बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। जी हां, संवैधानिक वैधता को दी गई है चुनौती। इस कानून की संवैधानिक वैधता को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में और इस बाबत कई याचिकाएं डाली गई थी, जिस पर आज सुनवाई हो रही है। कोर्ट रूम में असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद हैं, मुख्य याचिकाकर्ता हैं इस मामले में एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, और वो भी कोर्ट रूम में मौजूद हैं। और देखिए, सीजेआई की टिप्पणी, हम सभी को नहीं सुन सकते। वक्फ कानून पर सीजेआई समेत 3 जजों की बेंच में सुनवाई हो रही है। सीजेआई ने कहा है तय कर देंगे कि कौन बहस करेगा, सभी याचिकाओं पर ब्रीफ नोट तैयार हो, यह सीजेआई ने कहा है। सीजेआई ने वकील से कहा क्या मामला हाईकोर्ट भेजें, कपिल सिब्बल वक्फ कानून के विरोध में है, हम सभी को नहीं सुन सकते। इस बीच सीजेआई की यह महत्वपूर्ण टिप्पणी सामने आई है। मनीष झा सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, क्या मतलब है इसका? सीजेआई की तरफ से कहा गया है कि तय कर देंगे कि कौन बहस करेगा, सभी याचिकाओं पर ब्रीफ नोट तैयार करने की बात कही गई। बिल्कुल, देखिए, संसद के बाद अब सुप्रीम कोर्ट है जिसे वक्फ कानून को लेकर अपना फैसला सुनाना है। लेकिन उससे पहले जब वक्फ कानून को चुनौती देते हुए याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो वो 1-2 नहीं बल्कि 70 से अधिक याचिकाएं हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अगर हम सबको सुनेंगे और सब अगर एक ही दलील को दोहराते रहेंगे तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए सबसे पहली शर्त तो यही है कि जब इतनी सारी याचिकाएं हैं तो हम ये तय कर देंगे कि कौन कौन इसमें से अपना पक्ष रखेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आज जब वक्फ कानून को लेकर भारत के सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर लगभग कहें तो पूरी दुनिया की नज़र है, क्योंकि भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जो मुस्लिम आबादी रहती है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो 70 से अधिक याचिकाएं हैं उस पर जब सुनवाई शुरू हुई है तो सुनवाई शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि इस सुनवाई को जो है सो इस तरीके से करना पड़ेगा ताकि डेकोरम भी मेंटेन रखा जाए, सारी दलीलें भी सुनी जा सके, लेकिन दलीलों को दोहराया नहीं जाए, क्योंकि अगर हर वकील एक ही दलील को दोहराएगा तो फिर मुख्य बातें सामने नहीं आएगी। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह कहा कि दूसरा सवाल यह है कि क्या इन तमाम याचिकाओं को पहले सुनने के लिए हाईकोर्ट भेजा जाए। उस पर याचिकाकर्ताओं में से एक याचिकाकर्ता के वकील के तौर पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल ये संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत आता है और इसीलिए ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट को ही इस पर सुनवाई करनी चाहिए। हम इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें कि मेरे कैमरे के ठीक पीछे जो आप गुंबद देख रहे हैं, इसी गुंबद के ठीक नीचे में है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कोर्ट रूम, और वो बहुत बड़ा कोर्ट रूम है, लेकिन इस वक्त इस मामले की सुनवाई के दौरान वो खचाखच भरा हुआ है। उसमें राजनेता भी हैं, उसमें धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग भी हैं और वकील तो काफी संख्या में हैं ही। ऐसी स्थिति में इस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है तो उस दौरान सबसे पहले तो ये रखना है कि जब 70 से अधिक याचिकाएं हैं, 6-7 राज्य सरकारों ने भी जल्दी से एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शकों के मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि भाई वक्फ बिल जो है वो लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बना, आखिर किस आधार पर संवैधानिकता को चुनौती दी जा रही है? मतलब इस कानून को किस बिना पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और इसे गैर संवैधानिक बताया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, भारत का जो संविधान संसद को ये इस बात का अधिकार देता है कि वो किसी भी मामले में कानून बनाए। भारत का संविधान जो सरकार को ये अधिकार देता है कि वो देश का शासन चलाए, वही संविधान सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है कि संसद के बनाए हुए कानून की वो न्यायिक समीक्षा कर सकता है। और न्यायिक समीक्षा के दरमियान अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि कोई भी कानून जो संसद ने पारित किया है और वो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, तो वैसे में उस कानून को उस हद तक, जिस हद तक वो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट को निरस्त करने का अधिकार है। और इतिहास गवाह है कि कई बार सुप्रीम कोर्ट ने संसद द्वारा पारित किए गए तमाम कानूनों को निरस्त किया है और वो हर सरकार के दरमियान किया है। और ऐसी स्थिति में एक बार फिर जब वक्फ कानून को संसद में पारित किया गया और फिर उस पर राष्ट्रपति ने अपना हस्ताक्षर किया है, तो उस कानून को जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है तो अब सुप्रीम कोर्ट में उस बात पर दलील दी जाएगी कि क्या यह संविधान सम्मत है या नहीं है।
और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला देगा। बहरहाल अभी सुप्रीम कोर्ट के 3 जज सुन रहे हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को जरूरत पड़ेगी तो इस मामले में संवैधानिक पीठ का भी फैसला लिया जा सकता है। लेकिन आज पहला दिन है, तो पहले दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ये देख रहा है कि सुनवाई को व्यवस्थित तरीके से कैसे आगे बढ़ाना है। ठीक बात है, कानून बनाने का अधिकार जो है वो कार्यपालिका के पास है, संसद के पास है, लेकिन जो कानून बनाया गया है वो क्या संविधान सम्मत है, यह तय करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वक्फ बिल को लेकर हिंसक प्रदर्शन पर जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। कानून देश भर में लागू हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ तबके इसकी खिलाफत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 2 दर्जन से ज़्यादा याचिकाएं पहुंच चुकी है। जगदंबिका पाल जी मेरे साथ हैं। जेपीसी, संसद के दोनों सदन, राष्ट्रपति सबसे होते हुए तो आ गया है, लेकिन एक अग्नि परीक्षा और बची है सुप्रीम कोर्ट। इसके लिए सरकार कितनी तैयार? सरकार पूरी तरह से तैयार है। तमाम वक्फ बोर्ड उसका समर्थन कर रहे हैं, तमाम और याचिकाएँ आई हुई जो उसका समर्थन कर रही हैं, और उन याचिकाओं पर अगर सुप्रीम कोर्ट डाली है, सारे विपक्ष में होड़ लगी हुई है। इसलिए होड़ लगी हुई है कि ये याचिकाएं इसलिए नहीं दाखिल किया है कि इसकी मेरिट पे या डिमेरिट पे, वो केवल मुस्लिम्स के बीच में तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस हो, सपा हो, आरजेडी हो, तृणमूल कांग्रेस हो या स्टैंडिंग पार्टी, सब में ओवैसी की हो कि कौन कानूनी लड़ाई लड़ रहा, कौन आपके लिए सबसे ज़्यादा, इसकी लगी है। और इसी कारण से इंतज़ार करना चाहिए। आखिर बंगाल अगर जल रहा है, मेरा सवाल भी वही था। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, दूसरी तरफ आप देखिए मुर्शिदाबाद में, 24 परगना में और देश के हिस्सों में इस तरीके से जो हिंसा हो रही है उसको क्यों हो रही? आखिर जब सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार हो गई तो तब तक तो इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस हो रहा है। मुर्शिदाबाद 1 हफ्ते से जल रहा, 24 परगना भी जलना शुरू हो गया। कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करना राज्य सरकार का काम है। ममता बनर्जी उन घरों पे नहीं गई जहां बाप बेटे को खींच के मार दिया गया। उन 500 जो लोग पलायन कर गए हिंदू मुर्शिदाबाद से मालदा नदी क्रॉस करके, उनको वापस लाने नहीं जा रही हैं। तलकटा में बैठ करके अगले साल के चुनाव के लिए इमाम से और मौलानाओं से मिल रही, तो इससे साफ है कि वो मुस्लिम को वोट बैंक समझ के तुष्टीकरण कर रही है। तो देखिए, जगदंबिका पाल भी जिक्र कर रहे थे मुर्शिदाबाद हिंसा का। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद आज पहली बार इमामों से डायरेक्ट संवाद किया है पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने। असंवैधानिक तरीके से बना है वक्फ कानून। हिंसा को लेकर ममता बनर्जी का बीजेपी पर वार। बीजेपी ने बाहर के गुंडे बुलाकर हिंसा करवाई, ये आरोप लगाया ममता बनर्जी ने। कहा, मैं ठीक रहूं इसलिए आप लोग शांत रहें। ये अपील की है ममता बनर्जी ने तमाम मस्जिदों के इमामों से कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो शांति बनाए रखें। मेरे को चैलेंज है, अगर वक्फ एक्ट को चेंज करना है तो क्यों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं किया? 2/3 मेजोरिटी में एएफ पास होना चाहिए। खाली मेजोरिटी से नहीं होता। जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 2/3 मेजोरिटी से। लेकिन आप चला के किया है, आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं करके आप एक बिल किया है। बीजेपी बाहर का गुंडा लेकर, ये उसका प्लान है। उसका पहले प्लान था रामनवमी का दिन में करने के लिए, लेकिन आप लोगों ने वो प्लान भेज दिया है। आप लोगों ने ज्वाइंटली कर दिया। आपको बहुत बहुत सैल्यूट है इसी के लिए। चालाकी से काम लीजिए। तो सुना आपने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को। बीजेपी पर उन्होंने आरोप लगाया है कि बाहर के गुंडे बुलवाकर यह हिंसा कराई गई है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ ममता बनर्जी जो कि इमामों के बीच पहुंची, उनसे डायरेक्ट संवाद किया, और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बीजेपी के नेता कार्यकर्ता शहीद दिवस मना रहे हैं। सड़कों पर निकलकर मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए तृणमूल कांग्रेस की सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।
तो एक तरफ ममता बनर्जी और दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी, जो कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष हैं, उनको आपने देखा। और इस बीच योगी आदित्यनाथ पर ममता बनर्जी ने हमला बोला। कहा योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े भोगी हैं, योगी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ममता बनर्जी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर कैसे हमला बोला है, सुनिए। यूपीতে 69,000 टीचर चाकरी গেছে। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो। किसने एनकाउंटर में मारा? एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकते हैं। और सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि हिंदू भी वक्फ के लिए दान देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने वक्फ को लेकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। अनेक वक्फ प्रॉपर्टी हिंदू लोगों ने भी दिया है सोशल वर्क करने के लिए, और बहुत सारे वक्फ प्रॉपर्टी में हिंदू लोग भी रहते हैं। ए बीजेपी वालों, अच्छा से सुन लो, इसमें वक्फ प्रॉपर्टी में हिंदू लोग भी रहता है। आप चाहते हैं कि स्टेट वक्फ बोर्ड तोड़ जाए, उसका पावर आप लेने चाहते हैं। और कितना पावर चाहिए आपको? आम गाचे आमी होय, आम गाचे आमरा होय ना। अभी क्या आपका सिंगल मेजोरिटी है? तो भी आप ये सब करते हैं। और देखिए चंद्रबाबू नायडू चुपचाप बैठे हैं। आप लोग तो उनको भी वोट देते हैं, देना चाहिए, मैं तो एतराज नहीं करती हूं। चुपचाप बैठे हैं नीतीश बाबू, चुपचाप बैठे हैं, पूरा सपोर्ट देता है। क्या थोड़ा दे देंगे बीजेपी, थोड़ा पावर दे देंगे। इसके लिए पावर के लिए आपको दिल भी दे सकता है, आपको खून भी दे सकता है। आपको वोट देना चाहिए था।